एजुकेशन लोन था तो 5% के आसपास ही लगता है कुछ मुझे, ऐसा। यस 5% ही लगा था और मैंने डायरेक्टली एजुकेशन लोन के अकाउंट अकाउंट से ही ट्रांसफर या किया था। तो सेम क्वेश्चन मुझे वीजा अपॉइंटमेंट जिसने ली उन्होंने पूछा, जहाँ पे सब इंडियन लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं, तो मेरा बड़ी मुझे पिकअप करने के पिकअप लिए आया। करने तब तक आपको एपीएस वगैरह सारी चीजें मिल गई थी, आपने एपीएस नहीं मिला था? ओके। तो गाइस मैं सेजल हूँ, मैं पुणे इंडिया से हूँ और मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग में टीयू ड्रेसडन में, और मैं अभी अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रही हूँ। ओके। सो आपका क्या बैकग्राउंड था? आपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो आपको एडमिट मिला है तो आपका क्या एक्चुअल में बैकग्राउंड था प्रीवियसली? सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मैंने पहले डिप्लोमा किया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, फिर मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और सिंस आई वाज हैविंग अ बैकग्राउंड इन कंप्यूटर फील्ड, तो जो मेरा कोर्स है वो पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए मुझे अभी एडमिट मिला मास्टर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग। ओके। सो टीयू ड्रेसडन में एज सच कोई इंग्लिश टॉट सीएस प्रोग्राम नहीं है मास्टर्स के लिए? जो है वो जर्मन टॉट है, बट आपको उससे रिलेटेड मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड 2-3 ऐसे कोर्सेस मिलेंगे जो इंग्लिश टॉट है। सो वो वेबसाइट पे जाके आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इंग्लिश टॉट है या जर्मन टॉट कोर्स है। ओके। सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी सीएस वाले ही फील्ड में आता है? यस, इंफॉर्मेटिक्स फील्ड में ही आता है, सेम फैकल्टी है बट इंग्लिश डॉट कोर्स है। इंग्लिश डॉट कोर्स है, ओके। सो ट्यूशन फी कोई है नहीं टीयू ड्रेसडन में? पब्लिक यूनिवर्सिटी है? नहीं, पब्लिक यूनिवर्सिटी है टीयू ड्रेसडन। इनफैक्ट टीयू ड्रेसडन इज अ TU9 यूनिवर्सिटी एंड उसको कोई भी पब्लिक ट्यूशन फीस नहीं है। जस्ट आई हैव टू पे सेमेस्टर फीस जो कि अराउंड है 280 to 300 यूरोस तक पर सेमेस्टर, जिसमें आपको डॉइचलैंड टिकट इंक्लूडेड है पूरे सेमेस्टर के लिए, जिसमें आप कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो पूरे जर्मनी में। सो गाइस, डॉइचलैंड टिकट जो है वो यूनी स्टुटगार्ट के अंदर नहीं है इंक्लूडेड, सो आपको वो अलग से परचेस करना होता है अगर यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट के अंदर आप लोग आ रहे हो तो। लेकिन टीयू ड्रेसडन के अंदर ये ट्यूशन फीस या जो फीस होती है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। सो बहुत बढ़िया। और अभी बात करते हैं कि आपने ये प्रोसेस कब स्टार्ट किया था एक्चुअल में, लाइक आइल्स आपने कब दिया था और ये मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहता है टीयू ड्रेसडन के लिए, तो एक शॉर्ट में बताइए। तो मुझे एडमिट चाहिए था 2023 विंटर इनटेक के लिए टीयू ड्रेसडन में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सीए कोर्स के लिए। बस विंटर में ही एडमिट इनटेक होता है, समर्स में नहीं होता है। तो मैंने स्टार्ट किया था जनवरी 2023 से। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी आइल्स के लिए। मैंने अपना आइल्स दिया था मार्च में। उसके बाद मैं आइल्स का रिजल्ट जो मैंने ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दी थी, तो मेरा रिजल्ट आया था 2-3 वर्किंग डेज में। यस, एंड इमीडिएटली रिजल्ट आने के बाद अभी जो मेन सर्टिफिकेट है हमारा एपीएस सर्टिफिकेट, तो एपीएस सर्टिफिकेट के लिए मैंने इमीडिएटली अप्लाई किया था। आफ्टर आइल्स किया था? यस, आफ्टर आइल्स किया था क्योंकि मुझे अपने सर्टिफिकेट पे अपना आइल्स को करने को चाहिए था। जस्ट अ मिनट, बट ये मैंडेटरी नहीं है, आप एपीएस विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इट्स बेटर इफ यू हैव इट। सो आफ्टर आइल्स मैंने एपीएस को अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर किए थे दिल्ली को, जो ऑफलाइन करने पड़ते हैं, जो एड्रेस है वो। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन। सो ये सब आपने मार्च में किया था, राइट? यस, ये सब पूरा आइल्स टेकिंग एग्जाम और फिर एपीएस को अप्लाई करना, एपीएस को डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करना। एंडिंग ऑफ मार्च में हुआ? एंड ऑफ मार्च में हुआ, यस। और मार्च एंड तक मेरा आईपीएस का काम हुआ और डॉक्यूमेंट भेज दिया था आपने, पेमेंट वगैरह सब कर लिया था? पेमेंट हो गया था। उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो टीयू ड्रेसडन के एप्लीकेशंस मेनली स्टार्ट होते हैं अप्रैल 1 या फिर मिड अप्रैल के अप्रैल 1 या फिर मिड अप्रैल तक अंटिल 31 में। ओके, सो काफी लेट स्टार्ट होते हैं कंपैरेटिवली बाकी, काफी लेट स्टार्ट होते हैं। और तो मैंने अप्लाई किया था मिड अप्रैल के अराउंड 2nd या 3rd वीक ऑफ अप्रैल में, और इसका एप्लीकेशन रहता है थ्रू यूनिअसिस्ट। ओके, सो यूनिअसिस्ट से अप्लाई करना है, डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ये थोड़ा सा बताएं कि यूनिअसिस्ट से कैसे अप्लाई करते हैं एक्चुअल में, ताकि लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिले। सो यूनिअसिस्ट से अप्लाई करने के लिए आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है। आपको वेबसाइट के ऊपर जाके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप
आपको रजिस्टर करना पड़ता है विथ योर ईमेल आईडी एंड यू शुड क्रिएट योर अकाउंट। उसके बाद आपको यूनी असिस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं अपलोड, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी है एप्लीकेशन। आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है, सॉफ्ट कॉपी बस अपलोड करनी है, और उसकी लिस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब टीयू ड्रेसडन के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा था कि हमें ये मैंडेटरी। पर यूनी असिस्ट में भी कुछ लिस्ट होती है, यूनी असिस्ट में भी कुछ लिस्ट रहती है, तो वो जनरल डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी रहते हैं लाइक एसओपी एलओआर। यस, तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं अपने डिप्लोमा की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट, और फिर एलओआर। तो मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने दो यूनिवर्सिटीज के एलओआर और एक इंडस्ट्रियल एलओआर डाला था। टोटल 3 एलओआर आपने अपलोड किए थे यूनी असिस्ट में। और ये आपको फिजिकली भी सेंड करना होता है डॉक्यूमेंट? हाँ, पूरे जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो यूनी असिस्ट में वो एक सेट नोटराइज करके यू हैव टू सेंड इट टू यूनी असिस्ट एड्रेस टू जर्मनी। या ओके, सो आपने कैसे सेंड किया था, मतलब कौन सी सर्विस, कोरियर सर्विस? मैंने डीएचएल यूज किया था। क्या चार्जेस कुछ याद है? अराउंड 1500 रुपीस लगे थे 1500 रुपीस। ओके, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सेंड करने के वो सब नोटराइज ट्रू कॉपी जो होता है आपको नोटराइज करना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स की कॉपी रहनी चाहिए उसमें, और वो आपको सेंड करना है यूनी असिस्ट को जर्मनी में। तो डीएचएल यूज कर सकते हो आप, इट्स अ गुड थिंग। ओके। और मेरे डॉक्यूमेंट सेंड हुए थे, उनका कुछ कंफर्मेशन वगैरह नहीं आता है, बट यू शुड जस्ट सेंड 1 कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स टू यूनी असिस्ट। ओके। बाकी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो एलओआर रहता है, एलओएम रहता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक था मेरा टीयू ड्रेसडन। सो ये जो एलओआर या एलओएम जो होता है मोटिवेशन लेटर, ये भी आपको फिजिकल भेजना होता है? यस, आपको साइन करके प्रिंट करके उसको भेजना पड़ता है। लेकिन अगर आप 2-3 यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए अलग-अलग, तो कुछ जरूरत नहीं है। फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए पास जानी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको बस अपलोड करना है और पेमेंट करना है। ओके, सो 75 यूरोस फॉर फर्स्ट एप्लीकेशन और 30 यूरोस फॉर द नेक्स्ट एप्लीकेशन। आपने कितने एप्लीकेशंस किए थे? तो मैंने 2 एप्लीकेशंस किए थे इन टोटल। ओके। एक टीयू ड्रेसडन को और एक टीयू बर्लिन को थ्रू यूनी असिस्ट। तो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन पे 75 यूरोस भरे थे और सेकंड एप्लीकेशन को 35 यूरोस। सो ये जो एप्लीकेशन की फीस रहती है गाइस, ये एक इनटेक के लिए स्पेसिफिक होती है, मतलब अगर आप विंटर इनटेक के लिए कर रहे हो तो ये उसी के लिए वैलिड है। तो इसके बाद यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है टीयू ड्रेसडन का? क्या वही यूनिवर्सिटी कर लेता है या आपको कुछ और चीज करने की जरूरत है? तो यूनी असिस्ट पे भी एक फॉर्म भरना पड़ता है। टीयू ड्रेसडन के लिए स्पेसिफिक अपने कोर्स का रहता है जो उसको बोलते हैं ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट फॉर्म। तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एनी एग्जाम, वो बस फॉर्म रहता है। एप्टीट्यूड बोला तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट्स काफी सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी रहते हैं। तो आपको सलमा पे लॉगिन करना पड़ता है। सलमा टीयू ड्रेसडन का एक ऑनलाइन वेबसाइट है, और लॉगिन करने के बाद आपको उधर पूछा जाता है कि अपने कौन से रेलेवेंट कोर्सेज किए हैं अपने बैचलर्स और या फिर अपने प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड में, जो कि ये अपने मास्टर्स के कोर्स को मैच करे। तो उधर उन्होंने नाम दिए रहते कि ये सब्जेक्ट्स आपने किस सब्जेक्ट में सेटिस्फाई किए। तो यू शुड ओनली पुट द नेम्स जो अपने ट्रांसक्रिप्ट पे है, वो ट्रांसक्रिप्ट का नाम, वो कोर्स का रेलेवेंट नाम, उसमें आपको कितने ग्रेड्स मिले थे और उसका क्रेडिट। तो वहाँ पे आपको कुछ ECTS डालना होता है या नॉर्मल क्रेडिट? नॉर्मल जो हमारे ट्रांसक्रिप्ट में क्रेडिट दिखते हैं वो डाले तो भी चलता है। ग्रेड्स का हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से उन्होंने खुद का रेंज दिया है आपको। अगर A to D तक ग्रेड है तो आप वो चूज कर सकते हो, आपको 1 to 10 तक ग्रेड है तो वो चूज। तो ये सारा वेबसाइट के ऊपर है, ये सब वेबसाइट पे है। बहुत फ्रेंडली वेबसाइट है, तो आप उधर जाके चेक कर सकते हो कि कैसा है। ओके, सो ये आपको खुद से करना है? खुद से करना है, नहीं यूनी असिस्ट नहीं करेगा। ये फॉर्म हमें खुद से भरना है। और ये अपलोड कहाँ करना है फिर? हाँ, ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के यूनी असिस्ट पे अपलोड करना है। अपलोड ही करना है, फिजिकल तो कॉपी आप नहीं। जब जाते हो यूनी असिस्ट पे कि टीयू ड्रेसडन को अप्लाई करना है, तो उधर पहला आता है कि प्लीज फिल अप एंड साइन द ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट फॉर्म, एंड देयर इज आल्सो अ लिंक व्हिच फॉलोज टू दैट वेबसाइट। तो फिर आप वो लिंक फॉलो करके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके कर सकते हो। सो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि आप अलग कोई गलत वेबसाइट पे गए हो या नहीं। ये फॉर्म का प्रिंट निकाल के साइन करके उसको फिर से यूनी असिस्ट पे डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में अपलोड करना है। ओके। यस।
सो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका जो प्रोसेस है एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो जाता है टीयू ड्रेसडन वाला। यस, और उसके बाद फीस पे करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट ओके, ये 75 यूरोस का यूनिवर्सिटी का फीस पे करने के बाद और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आपको कितना टाइम लगता है मतलब एडमिट आने में? हाँ, तो टीयू ड्रेसडन के ये एक्चुअली आपने कब यूनिवर्सिटी का प्रोसेस कौन से मंथ में हुआ था? मैंने मिड अप्रैल में किया था, मिड अप्रैल में ये सेकंड और थर्ड वीक के बीच में ओके मैंने ये एप्लीकेशन और ये डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को कब मिल जाते हैं आपने भेजने के बाद यहाँ से? मैंने डीएचएल सर्विस जो यूज की थी तो 2-3 वर्किंग डेज में आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं। वहाँ पे कुछ कंफर्मेशन आता है? कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आता फ्रॉम यूनी असिस्ट, बट इफ यू आर यूजिंग डीएचएल वाला वेबसाइट तो उधर कंफर्मेशन आता है कि आपका डॉक्यूमेंट मतलब यूनिवर्सिटी के पोर्टल में कुछ भी नहीं दिखता है कि कुछ भी नहीं दिखता है, एक कॉपी बस सेंड करना है। ओके ओके ओके। सो इसके बाद आपने मिड अप्रैल में एप्लीकेशन खत्म कर दिया, आपका एप्लीकेशन हो गया, तो आपको एडमिट कब आया? तो बेसिकली टीयू ड्रेसडन का जो मेरे कोर्स का एप्लीकेशन पीरियड है वो 31 मई तक है ऑफिशियली। तो 31 मई के बाद उन लोगों ने वेबसाइट पे ऐसे लिखा है कि 2-3 वर्किंग वीक्स में आपका एडमिट आ जाता है। तो मेरा इमीडिएटली आ गया था 9 जून को एडमिट। ओके, सो 9 दिन के अंदर एडमिट आ गया था आफ्टर डेडलाइन। आफ्टर द डेडलाइन, बट कुछ लोगों को जुलाई में आया है, मिड जुलाई तक एडमिट्स आते रहे लोगों को, एंड जुलाई तक एडमिट्स आते रहे। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर वर्क कि उनके पास कितना वर्कलोड है, वो कितना टाइम लगाता है। सो यू शुड वेट अंटिल एंड ऑफ जुलाई टू गेट योर एडमिट्स। सो गाइस ये मोस्टली रहता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज का जो एडमिट आने वाला पीरियड होता है वो आफ्टर डेडलाइन ही होता है। तो आपको वहाँ तक तो वेट करना ही है जब तक डेडलाइन क्लोज नहीं हो जाती है, और उसके बाद ही वो लोग जो है एडमिट सेंड करना शुरू करते हैं मोस्टली। सो उसके बाद आपको एडमिट कब 9 जून को मिला, और उसके बाद तब तक आपको एपीएस वगैरह सारी चीजें मिल गई थी? आपने एपीएस नहीं मिला था? ओके, क्योंकि तब एपीएस को बहुत टाइम लग रहा था। या विंटर 23 के वाले इनटेक में एपीएस का थोड़ा सा अलाउंस था कि आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो। सो बट तो मैंने मेरी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया था स्पेसिफिकली कि मेरा एपीएस नहीं आया है, तो प्लीज फॉरवर्ड माय नेम टू देम। तो मुझे यूनिवर्सिटी से भी काफी कोऑर्डिनेशन मिला, मतलब उन्होंने बहुत सारा किया कि उन्होंने मेरा नाम फॉरवर्ड किया डिटेल्स लेके, और मुझे एपीएस अराउंड आया 13 जुलाई को। 13 जुलाई, एक महीने बाद आया आफ्टर एडमिट। सो उसके बाद आपने वीजा के लिए का फॉर्म भरा, क्योंकि एपीएस मैंडेटरी है, नंबर नहीं होता है, तो वीजा का आप बुकिंग स्लॉट बुक नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस। तो लेकिन गाइस अभी के लिए, अभी जो एप्लीकेशन पीरियड चल रहा है उसमें एपीएस मैंडेटरी है बिफोर एप्लीकेशन। तो ये वाला जो इनटेक था 23 वाला विंटर, जिसके अंदर उन लोगों ने अलाउ किया था कि आप बाद में भी एपीएस सबमिट कर सकते हो, लेकिन अभी जो है मैंडेटरी है बिफोर एप्लीकेशन। कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ है जो अलाउ करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बिफोर एप्लीकेशन एपीएस चाहिए, तो आपको उसके लिए जल्दी से अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद एपीएस मिलने के बाद आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट वगैरह कब बुक किया? तो वीजा अपॉइंटमेंट मुझे, और ये ब्लॉक्ड अकाउंट वाला भी थोड़ा सा सीन बता दीजिए, मतलब ब्लॉक्ड अकाउंट कब ओपन किया? तो मेरा एपीएस आया 13 जुलाई को, उसके बाद मैंने ब्लॉक अकाउंट की प्रोसेस चालू की। एपीएस के बाद आपने ब्लॉक अकाउंट की प्रोसेस? मैंने एजुकेशन लोन लिया था, तो मैंने एजुकेशन लोन प्रोसेस किया। तो उसके लिए कितना टाइम लगता है एजुकेशन लोन के लिए? एजुकेशन लोन के लिए आपको अराउंड 2 वीक्स तो लगते हैं। अराउंड 2 वीक्स, सारे डॉक्यूमेंट्स कंफर्म होने तक, उनके पास उनको वेरीफाई होने तक, उनके पास से कंफर्मेशन आने तक, और अमाउंट डिस्बर्स होने तक 2 वीक्स। 2 वीक्स तो मिनिमम, या मतलब 3 वीक्स इज गुड रेंज। यस, गुड रेंज। तो ये सारा काम पहले ही करो। मैंने गलती की थी कि मैं एपीएस के लिए वेट किया, बट या आपको एडमिट मिल गया था तो आप कर सकते थे। एडमिट मिलने के बाद इमीडिएटली अपना अगर एजुकेशन लोन लेना है तो इमीडिएटली आप ले सकते हो पहले करना। और उसके बाद आपने फिर ब्लॉक अकाउंट? यस, तो मैंने ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफर किया था फ्रॉम बैंक टू एक्सपाट्रियो। ओके। और वो ट्रांसफर होने में मुझे 2 वर्किंग डेज लगे। तो आपने कैसे ट्रांसफर किया था? तो मैंने डायरेक्टली बैंक से ट्रांसफर किया था। और क्या अमाउंट था? 11,000 यूरोस। 11,208 यूरोस। ऐसा। ओके। तो वो मेरे डायरेक्टली बैंक ने ट्रांसफर किए थे एक्सपाट्रियो को। तो वो काम हुआ मेरा इंटरनेशनल। उसमें कुछ ज्यादा चार्ज लगता है बैंक से ट्रांसफर करते हैं तो, या कुछ? यस, कुछ टैक्स लगता है, क्योंकि 7 लाख के अबाव अमाउंट रहती है, तो कुछ टैक्सेस लगते हैं, और कुछ कन्वर्टिंग रेट्स भी लगता है। तो उसको
उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता है। सो मेरे हिसाब से अभी जो टैक्स रेट चल रहा है वो 20% है आफ्टर 7 लाख, मतलब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसके आगे अगर आप करते हो तो 20% देना पड़ता है। एजुकेशन लोन होता है तो 5% के आसपास टैक्स लगता है। अगर आपके सेविंग्स वाले फंड्स आप यूज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 20% टैक्स लगता है आफ्टर 7 लैक्स। सो जो भी अमाउंट रहेगा 7 लाख के ऊपर, मतलब 3-3.5 लाख बनता है, वो उसके ऊपर ही 20% टैक्स लगता है। सो उसके बाद आपने वीजा का अपॉइंटमेंट कब बुक किया था? तो मेरा एक्सपैट्रियो का कंफर्मेशन आने के बाद जो तो मुझे कब आया था एक्सपैट्रियो का? मतलब मैंने आज ट्रांसफर किया है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे कंफर्मेशन आया है एक्सपैट्रियो से। क्योंकि मैंने वर्किंग डेज में ही किया था और मैंने इंटरनेशनल ट्रांसफर वाला ऑप्शन यूज किया था एक्सपैट्रियो में, डायरेक्टली इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल ट्रांसफर। तो इसके वजह से मेरे को इमीडिएटली आया था उसका एक्सेप्टेंस। तो वो आपने स्विफ्ट वाला ट्रांसफर ऑप्शन लिया था मैंने। तो मेरा नेक्स्ट डे इवनिंग तक मेरा सब कुछ हो गया था, अकाउंट का कंफर्मेशन आया था और फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली जो कि मेरी थी 2 अगस्त की। मतलब मैंने जुलाई के अराउंड 3rd और 4th वीक के बीच में मैंने अपॉइंटमेंट ली अपने वीजा के लिए और मुझे 2 अगस्त की अपॉइंटमेंट मिली वीजा को। 2 अगस्त की अपॉइंटमेंट। सो वीजा के लिए आपको तब तक अकोमोडेशन वगैरह कुछ मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला था। तो मैंने अप्लाई किया था टीयू ड्रेसडेन को। एडमिट आने के नेक्स्ट डे इमीडिएटली मैंने एडमिट आने के नेक्स्ट डे मतलब 10th जून को मैंने अप्लाई किया था स्टूडेंट डॉर्म्स के लिए, बट मुझे कंफर्मेशन नहीं आया था क्योंकि मैंने अपनी मूव इन डेट डाली थी 1 अक्टूबर और उनका ऐसा मेल आया था। कोर्स भी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा होगा। हाँ, तो कोर्स भी 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा था। तो उनको एक्सेप्टेंस आने वाले थे अगस्त के एंड वीक में। अगस्त एंड में। और आपने 8 अगस्त की अपॉइंटमेंट, 2 अगस्त की अपॉइंटमेंट ली थी। तो इन वीजा आपके पास कोई भी अकोमोडेशन प्रूफ नहीं था और आपको उन लोगों ने कुछ पूछा भी नहीं? बस उन लोगों ने मुझे एक बात पूछी कि अपना कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन है। अच्छा, ये कोर्स कोऑर्डिनेटर वही जो हम लोग रेफरेंस के अंदर डालते हैं गाइस, जहाँ पे वीजा में जब भी हम लोग स्लॉट बुक करते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस का फील्ड होता है जिसके अंदर आपको एक पर्सन की डिटेल डालनी होती है जो यहाँ पे जर्मनी के अंदर है, या मोस्टली ये आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर रह सकता है या इंटरनेशनल सेंटर से कोई रह सकता है। सो वहाँ पे क्या पूछा था आपको? तो मैंने पहले ही मेरे कॉलेज को कांटेक्ट किया था कि मेरा कोर्स कोऑर्डिनेटर या फिर कौन है रिस्पॉन्सिबल मेरे एडमिट के लिए। तो उन्होंने मुझे उनका एक लिंक भेजा था कि ये अपना कोर्स कोऑर्डिनेटर है एंड यू कैन स्पेसिफाई हिज नेम। तो सेम क्वेश्चन मुझे वीजा अपॉइंटमेंट जिसने ली उन्होंने पूछा कि कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन है, आप वेबसाइट पे दिखाओ। तो मैंने सेम लिंक ओपन करके उनको दिखाया कि ये मेरा कोर्स कोऑर्डिनेटर। मुंबई में था या पुणे में? ये मुंबई में था। ओके, वीएफएस मुंबई। यस। और उसके बाद आपको कितने दिनों में वीजा आ गया फिर? 2 अगस्त के बाद अराउंड 29 to 30 डेज में आया था वीजा। तो मुझे 29 अगस्त को मेल आया कि योर वीजा हैज बीन डिस्पैच्ड। और 30 अगस्त को मेरे घर पे मेरा वीजा आया था। 30 अगस्त को एक दिन के अंदर? यस। तो आप पुणे में मैं पुणे में रहती हूँ, तो मैंने कुरियर सर्विस ऑप्ट की थी। तो मुझे डायरेक्टली मेरे घर पे ब्लू डार्ट से मेरा वीजा आया था। क्योंकि मुझे लगभग से 2-3 दिन लगे थे, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ मुंबई से। सो इट डिपेंड्स द शिपिंग जो होती है वो डिपेंड करती है, लेकिन एक दिन एक नॉर्मल टाइम है। अगर आप दूर रहते हो बहुत ज्यादा तो 2-3 दिन लग सकते हैं। मुझे 3 दिन लगे थे लगभग से। सो उसके बाद आपने फ्लाइट टिकट वगैरह कब बुक किया? या तो मैंने फ्लाइट टिकट्स मेरे वीजा अपॉइंटमेंट से पहले ही बुक किए थे क्योंकि मैं चाहती थी कि ज्यादा रेट्स ना बढ़े, लेट ना हो, चीपर फ्लाइट्स मिले। तो मैंने जुलाई के लास्ट वीक में मैंने अपने फ्लाइट टिकट्स बुक किए। मतलब अगस्त से पहले, वीजा के पहले? यस, वीजा अपॉइंटमेंट के पहले ही मैंने मेरे फ्लाइट टिकट्स बुक किए थे जो कि 1 अक्टूबर के थे। और मैंने वीजा में मेरी डेट मेंशन भी की थी, ट्रैवल डेट, कि मैं अराउंड 25 सितंबर के बाद ट्रैवल करने वाली हूँ। और मेरे इंश्योरेंस में मेरी डेट थी 1 अक्टूबर। तो मुझे वीजा का स्टार्टिंग डेट आया 1 अक्टूबर। आपने ट्रैवल कब किया था? मैंने ट्रैवल 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को ही किया था, जब जो डेट जो जिस डेट से वीजा वैलिड हुआ है उसी डेट मैंने ट्रैवल किया। यस। और आपको डॉम कब मिला था फिर? मुझे डॉम मिला था अराउंड लास्ट वीक ऑफ अगस्त में, जैसे उन्होंने मुझे मेल भेजा था कि यू विल गेट योर कंफर्मेशन बाय एंड ऑफ अगस्त। और स्टूडेंट एंड वर्क मतलब टीयू ड्रेसडेन में उनके अराउंड 39 to 40 डॉम्स है। तो मोस्टली लोगों को इश्यूज नहीं होता है डॉम्स मिलने में।
इफ यू डोंट गिव योर प्रेफरेंस कि मुझे स्पेसिफिक डॉम चाहिए, स्पेसिफिक इतने लोग yeah, चाहिए, okay. तो आपको कंफर्म 95% आपको डॉम मिल जाएगा। और वो कोई लोग प्रेफरेंस नहीं है तो यस कोई easy रहता प्रेफरेंस है। नहीं होगा तो इजीली रहता है डॉम मिलना टीयू ड्रेसडन में। सो डॉम्स का कंफर्मेशन आने के बाद आपने उसका फीस पेड किया होगा या यस डिपॉजिट डिपॉजिट तो या मुझे 5 वर्किंग डेज के अंदर उनको कंफर्मेशन भेजना 5 था। वर्किंग डेज 5 वर्किंग डेज के अंदर उनको कंफर्मेशन भेजना था कि डॉम एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। okay. और अगर एक्सेप्ट करना होगा तो मुझे उनको 300 यूरोस का डिपॉजिट फी पे करनी थी इंडिया से फी इंडिया से। यस तो मैंने बैंक ट्रांसफर सेम जैसे मैंने एक्सपैट्रियो को ट्रांसफर किया वैसे मैंने सेम मोड किया कि बैंक ट्रांसफर किया। उन्होंने अपना आईबैन नंबर, बीआईसी कोड सब कुछ दिया था, डिटेल्स तो सेम ईमेल में दिया था, ईमेल में दिए थे कॉन्ट्रैक्ट के साथ यस। तो मैंने वो डिटेल्स यूज करके उनको अपना पेमेंट किया और उनका इमीडिएटली कंफर्मेशन आया कि वी हैव 1-2 दिन के अंदर आया। हाँ वर्किंग डेज में लाइक नेक्स्ट उनको पैसे पहुंचने में शायद 2 वर्किंग डेज लगे। ओके और उनका इमीडिएटली रिप्लाई आया कि वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट एंड योर डॉम हैज बीन बुक्ड फॉर यू। ओके सो आपने 2 तारीख को ट्रैवल किया फिर और 1 तारीख को ट्रैवल किया। 1 अगस्त को ट्रैवल करते 2 अगस्त को आप 2 अक्टूबर को आप यहाँ पे थे। यस जर्मनी में थे। और तो एक सर्विस है टीयू ड्रेसडन में इंडियन एसोसिएशन ड्रेसडन जिनके बडीज रहता है तो कॉलेज कोई बडीज प्रोवाइड नहीं करती है। आजकल ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ड्रेसडन में इंडियन एसोसिएशन ड्रेसडन में सब जहाँ पे सब इंडियन लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो मेरा बडी मुझे पिकअप करने के लिए आया था एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, व्हेनेवर यू रीच ड्रेसडन, वेरेवर यू रीच ड्रेसडन, आपका बडी आपको पिक करने के लिए आएगा। And then he will explain you the other process that you should sign your contact because आपको आने के बाद इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता, आपको जगह पता नहीं रहती। रात को आए थे या मैं सुबह आई थी। सुबह आए थे? यस सुबह यहाँ पे जर्मनी के अंदर पहुंचे थे। 7 AM को आई वो थी। कीज वगैरह कैसे लिया आपने डॉम तो मीटर मैंने मेरे डॉम का जो इंचार्ज था उनको मैंने मेल किया था पहले से ही इंडिया में से यस इंडिया में से मेल किया था क्योंकि मैं 2-3 आवर्स अर्ली पहुंचने वाली थी। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि मेरे बड़ी के पास मेरी कीज हैंड ओवर कर दो। तो उन्होंने मेरे डॉम के नीचे ही जो लॉकर्स रहते हैं वहां पे मेरी कीज रखी थी जो मेरे बडीज ने टेक ओवर की। यस और फिर उसके बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, वो आपने बाद में किया वहाँ पे रूम के अंदर जाने के बाद रूम के बाद बैग्स रखने के बाद मैंने बाद में ऑफिस में जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन तो बस ये था पूरा प्रोसेस टीयू ड्रेसडन का। आपने सब कुछ समझ लिया अभी कि क्या टाइमलाइन रहती है, कब अप्लाई करना है। और मोस्टली टीयू ड्रेसडन थोड़ा लेट प्रोसेस शुरू होता है लेकिन स्टिल आप जो है वीजा वगैरह सारी चीजें करके यहाँ पे ऑन टाइम आ सकते हो और इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होती है। अगर सारी चीज़ें ऑन टाइम कर लेते हो तो यहाँ पे आने में आपको कोई भी देरी वगैरह नहीं होती है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बफर टाइम भी रहता होगा। बहुत बफर टाइम रहता है। तो 1 वीक तो बस उनके एक्टिविटीज रहते हैं, कॉलेज क्या है, कैसा 10-15 तारीख को भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्टूबर तक पूरा मतलब उनके कल्चरल एक्टिविटीज उसके लिए टाइम जाता है। और टीयू ड्रेसडन अलाउ करता है कि आप 1 महीना लेट भी अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको वीजा में कुछ इशू आ रहा है या फिर एपीएस में इशू आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था भाई कुछ वीडियो। होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी टीयू ड्रेसडन के बारे में या एमएससी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में। तो यही था कुछ वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नए वीडियोज़ के लिए। यस थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय बाय। And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta